नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल RSP टेक पे। तो दोस्तों, हमने कल पढ़ा था, जो टॉपिक कल हमने पढ़े थे उनको आज हम पहले रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, और उसके बाद में हम आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने पढ़ा था एक अंतर्राष्ट्रीय ओम। तो उसकी परिभाषा मैंने क्या बताई थी? एक अंतर्राष्ट्रीय ओम, वन इंटरनेशनल ओम जिसको बोलते हैं। तो उसकी परिभाषा ये थी कि यदि पारे के समान कटा क्षेत्रफल वाले एक पारे के स्तंभ जिसकी लंबाई 106.3 सेंटीमीटर हो और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यदि उसका द्रव्यमान कितना हो, 14.4521 ग्राम हो, तो उस जो छड़ होगी या स्तंभ होगा उसके सिरों पर नापा गया प्रतिरोध कितना होगा? 1.00049 ओम होगा, जिसे कि वन इंटरनेशनल ओम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हमने पढ़ा था चालकता। चालकता क्या होता है? प्रतिरोध का विपरीत गुण होता है, जो क्या है, चालक में से प्रवाहित धारा को क्या है, सुगमता प्रदान करता है। और इसका प्रतीक होता है जी, और मात्रक होता है महो या साइमन, और जी बराबर 1/r होता है। ठीक है, इसके आधार पे आगे क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपको करने। उसके बाद में हमने पढ़ा था विद्युत धारा के प्रकार, जो कि होती है दो प्रकार की, AC और DC। AC DC जिसका मान और दिशा है वो समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होते, और AC में क्या होता है, मान और दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित होती रहती है। और ये हो गया AC और DC में सर्किट डायग्राम का डिफरेंस। उसके बाद में हो गया विद्युत धारा के प्रभाव, जिनमें से तीन मुख्य हैं: चुंबकीय, ऊष्मीय और रासायनिक प्रभाव। और उसके बाद में है तीन और: किरण, गैस आयनीकरण और विद्युत आघात। जिनमें से चुंबकीय प्रभाव क्या है? विद्युत धारा प्रवाह के फलस्वरूप चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का बनना ही चुंबकीय प्रभाव है। उसके बाद में मैंने बताया कि ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है? धारा प्रवाह के कारण चालक का गर्म होना ही क्या है? ऊष्मीय प्रभाव। उसके बाद में नेक्स्ट है रासायनिक प्रभाव। चला गया। उसके बाद में मैं यहीं से बता दूँ, रासायनिक प्रभाव क्या है? यदि किसी विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और विलयन के अवयव टूट जाए, अपने आयनों में विभक्त हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। उसके बाद में किरण प्रभाव, उच्च वोल्टेज और उच्च आवर्ती यदि किसी वैक्यूम ट्यूब में से प्रवाहित की जाए तो उसमें किरणें उत्पन्न होती है, जिनको विद्युत धारा का कौन सा बोलते हैं? किरण प्रभाव। उसके बाद में आता है गैस आयनीकरण प्रभाव, कि किसी गैस में से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो आयनों में विभक्त हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? गैस का आयनीकरण सिद्धांत, जो कि विद्युत धारा का गैस आयनीकरण प्रभाव कहलाता है। उसके बाद में विद्युत आघात है, जो हमने पढ़ लिया था कि अत्यधिक तीव्र गति होने के कारण शरीर में अप्रिय झंझनाहट होना ही विद्युत धारा का क्या है? आघात। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आज का चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक, अचालक व अर्धचालक, यानी कि इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडक्टर, बेड कंडक्टर या इंसुलेटर, और ये बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो चालक क्या होते हैं दोस्तों? सबसे पहले हम बात करते हैं चालक की। तो चालक क्या होते हैं? चालक यानी कि इसको ब्रैकेट में लिख लो, कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है दोस्तों? कंडक्टर वो होता है जिनमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए और जिनका प्रतिरोध अत्यधिक निम्न हो, तो वो क्या होते हैं? कंडक्टर। लिख लीजिए, वे पदार्थ जिनसे होकर जिनसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो पाए, वे क्या होते हैं? चालक। और उसके बाद में लिख लो, इनका प्रतिरोध अत्यधिक निम्न होता है, अत्यधिक निम्न या कम होता है। ठीक है दोस्तों,
अब चालक कौन कौन से होते हैं, चालक कौन कौन से हैं? जैसे चांदी सबसे अच्छा चालक है, उसके बाद में तांबा सेकंड स्थान पे सबसे अच्छा चालक है, उसके बाद में एल्यूमिनियम, उसके बाद में सोना, उसके बाद में लोहा। ये क्रम वाइज नहीं है, लेकिन ये 2 क्रम वाइज है, ठीक है। और ना ही क्रम वाइज रखने का बेसिकली ये ज़्यादा आते हैं। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो वो क्या है, चांदी। उसके बाद में कौन सा है, तांबा। उसके बाद बाकी बातें हम आगे करेंगे। लोहा हो गया, टंगस्टन हो गया, ठीक है। नाइक्रोम भी क्या है, एक चालक है। तो ये आदि लगा लीजिए, आदि क्या है, चालक है, ठीक है। उसके बाद में एक नोट डाल के लिखिए, अधिकतर जो धातुएं होती है, अधिकतर धातुएं चालक होती है, ठीक है। और पारा एक तरल धातु है, यानी कि लिक्विड धातु है, ठीक है दोस्तों। हो गया नोट। उसके बाद में अच्छे जो चालक होते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं, अच्छे चालकों के गुण। ठीक है, तो अच्छे चालकों के दोस्तों क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला तो होता है इसका क्या, सबसे अच्छा चालक का या किसी भी चीज़ का सबसे अच्छा गुण होना चाहिए पहले, सस्ता व आसानी से उपलब्ध, आसानी से उपलब्ध। तो वो होगा पहला गुण। उसके बाद में क्या होना चाहिए, तन्य, यानी कि जिसकी तारें खींची जा सके या बनाई जा सके, ठीक है। उसके बाद में तीसरा गुण क्या हो गया इसका, वातावरण के प्रभावों से, वातावरण के प्रभावों से अप्रभावित रहने वाला, ठीक है। उसके बाद में चौथा पॉइंट आता है निम्न या कम विशिष्ट प्रतिरोध। नोट कर लो, ये आगे आएगा जब आपको विस्तार में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है, सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस होने के लिए। और उसके बाद लास्ट है आघातवर्धनीय। आघातवर्धनीय का मतलब क्या होता है, पीटने पे फैलने वाला, लिख लो। ये होते क्या, चालकों के गुण, ठीक है। अधिकतर धातुएं चालक होती है और धातुओं में भी ये गुण होता है, आघातवर्धनीय और तन्यता, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। उसके बाद में हम कुछ चालक धातुओं की बात कर लेते हैं। चलो, पहला है चांदी, चांदी की बात करते हैं। चांदी एक धातु है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिल्वर, ठीक है। तो चांदी एक धातु है जिसका यूज़ कहाँ किया जाता है, यूज़ कहाँ किया जाता है, अत्यधिक जो संवेदनशील रिले के कांटेक्ट पॉइंट बनाने के लिए, ये बनाने के लिए इनका क्या किया है, उपयोग किया जाता है। और ये सबसे अच्छा चालक है, क्लियर है दोस्तों। उसके बाद में दूसरी धातु आती है तांबा। इसमें क्या लिखना है, तांबा भी एक धातु है, तांबा भी एक तत्व भी है,
ये भी एक तत्व है। तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। उसके बाद में ये भी एक तांबा भी एक तत्व है या धातु है। यूज क्या होता है? यूज लिख लीजिए इसका। इसका यूज होता है तार, केबल और बस बार। अब ये नया शब्द, ये तो आपने सुना है, ये भी सुना है, लेकिन ये बस बार क्या होती है अधिकतर लोगों को नहीं पता होता कि बस बार क्या होती है। तो बस बार क्या होती है? वर्ताकार या आयताकार कटाक्ष क्षेत्रफल में बनी ठोस धातु की पत्ती, यानी कि वर्ताकार या आयताकार कटाक्ष क्षेत्रफल वाला चालक, जिसको क्या बोलते हैं? बस बार। ये आपने कभी नहीं देखी होगी, लेकिन ये आपने बहुत जगह देखी है। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर वगैरह की जो अर्थिंग की जाती है वो स्ट्रिप के माध्यम से की जाती है। वो पत्ती जीआई की भी बनी होती है और कई जगह ये क्या आती है? कॉपर की भी। तो कॉपर की अधिकतर कहाँ होती है? ये जो थर्मल स्टेशन होते हैं वहाँ ये क्या होती है? कॉपर की। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में तीसरी धातु हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली सिल्वर, जो कि सिल्वर नहीं होता, एल्यूमिनियम होता है। सिल्वर बहुत ही महंगी धातु है, महंगी धातुओं में से एक है। ठीक है। उसके बाद में एल्यूमिनियम का क्या काम होता है? इसके भी क्या बनते हैं? तार और बस बार। बस बार, बस बार क्या होती है? क्लियर है? वर्ताकार कटाक्ष क्षेत्रफल आयताकार, बेसिकली ये ज़्यादातर आयताकार कटाक्ष क्षेत्रफल में होती है, तो इसको बोल सकते हैं आयताकार कटाक्ष क्षेत्रफल वाला चालक क्या कहलाता है? बस बार। ठीक है। तो ये जीआई की भी बनती है और ये कॉपर की भी बनती है और ये एल्यूमिनियम की भी बनती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं चौथी धातु की, जो है टंगस्टन। टंगस्टन का नाम सुना है ना? टंगस्टन का कहाँ यूज होता है? इसमें सीधा यूज लिख लीजिए, लैंपों के फिलामेंट में। लैंपों के फिलामेंट में किसका यूज होता है? टंगस्टन का। उसके बाद में ये आता है पांचवी धातु, जिसका नाम है नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या है दोस्तों? अब आप बोलोगे धातु, नहीं, नाइक्रोम धातु नहीं है। नाइक्रोम क्या है? एक मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती है? एक से अधिक धातुओं से मिलकर बनी धातु क्या होती है? मिश्र धातु। तो अब हम देखते हैं नाइक्रोम। तो नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु ये किस किस से मिलकर बनी है? नाइक्रोम। नाइक्रोम बनी है निकिल प्लस क्रोमियम। तो निकिल क्रोमियम से मिलकर बनी है, तो इसका एक फिक्स परसेंटेज भी होता है, कितने कितने। तो इसमें 80% होती है क्या? निकिल, और 20% क्या होता है? क्रोमियम से मिलकर बना होता है नाइक्रोम। और नाइक्रोम का यूज़ क्या होता है दोस्तों? आप सभी को पता है कि ऊष्मक तंतु में, ऊष्मक तंतु में, यानी कि हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट में इनका उपयोग किया जाता है। किसका? नाइक्रोम का। उसके बाद में हम छठी धातु पढ़ते हैं, कौन सी? मैग्नीन। मैग्नीन, मैग्नीन का नाम सुना होगा आपने, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट धातु है। क्यों इम्पोर्टेंट धातु है वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है। तो मैग्नीन भी क्या है? एक मिश्र धातु। मिश्र धातु। तो ये किस किस से मिलकर बनी होती है? ये मिलकर बनी होती है तांबा प्लस निकिल प्लस मैग्नीन, मैग्नीज। ये मिलकर बनी होती है तीन तत्वों से। तो इन तीन तत्वों में इनका परसेंटेज क्या रहेगा? ये रहेगा 84% प्लस ये रहेगा 12% प्लस ये रहेगा 4%, इक्वल टू वो आ गया 100, यानी कि 100%। तो इन तीन तत्वों से मिलकर क्या बनती है? मिश्र धातु, जिसका नाम है मैग्नीन। ठीक है। मैग्नीन क्यों प्रसिद्ध है? मैग्नीन इसलिए प्रसिद्ध है कि ये जो है धातु वो ताप से सबसे कम प्रभावित होने वाली धातु है। ताप से
सबसे कम प्रभावित होने वाली धातु कौन सी है? मैग्नीन। कहीं भी क्वेश्चन आए तो इसका आंसर क्या होगा? मैग्नीन। इसी की जैसी एक धातु और है यूरेका। यूरेका क्या है? एक मिश्र धातु है। यूरेका भी मिश्र धातु है। तो ये किस किस से मिलकर बनी होती है? तांबा प्लस निकिल। तो यूरेका में तांबा कितना होगा दोस्तों? 60% और निकिल कितना होगा? 40%। ठीक है, ये कई बार आ जाते हैं क्वेश्चन, तो थोड़ा याद रख लेना इनको। तांबा और निकिल से बनकर क्या बनता है? यूरेका। अब आती है दो धातुएं एक साथ, जिनका अलग अलग ज़्यादा यूज नहीं है लेकिन एक साथ बहुत ज़्यादा यूज होने वाली धातुएं हैं, सीसा और टिन। सीसा और टिन का यूज कहाँ होता है दोस्तों? इनके क्या क्या बनते हैं? फ्यूज वायर, और दूसरा इनका क्या बनता है? सोल्डर। ठीक है, तो फ्यूज वायर में इनका परसेंटेज क्या रहता है ये बताऊंगा, प्लस में शोल्डर में इनका कितना रहता है। तो इसमें शीशा कितना है, शीशा, और इसमें टिन कितना है ये भी बताऊंगा, और इसमें शीशा कितना है और इसमें टिन कितना है ये भी बताऊंगा। तो इसके लिए थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। तो फ्यूज वायर में शीशा कितना होता है दोस्तों? तो 37%। और टिन कितना होता है? टिन होता है 63%। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है और इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद आता है शोल्डर। तो शोल्डर बेसिकली दोस्तों बना होता है 60%, सॉरी इसमें है जो 40% क्या होगा आपका? शीशा प्लस 60% आपका क्या होगा? टिन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। नोट कर लीजिए आराम से, बढ़िया से। और इसको शीशे को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? पीबी, यानी कि लेड। लेड मतलब शीशा। और टिन को क्या लिखते हैं? एसएन, टिन। ठीक है, शीशा पीबी और टिन को एसएन, टिन। क्लियर है दोस्तों? ये हो गया आपका धातुएं जो कि चालक धातुएं हैं। लगभग सभी धातुएं चालक होती है, जिनमें मैंने मोस्ट आपको पढ़ा दी हैं, जिनमें से क्या है क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जिसका नाम है अचालक। अचालक या इंसुलेटर, सॉरी इंसुलेटर या बेड कंडक्टर। इंसुलेटर या बेड कंडक्टर क्या होता है दोस्तों? इंसुलेटर या बेड कंडक्टर वो पदार्थ होता है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। ठीक है, और दूसरी भाषा में बात करें, पहली बात तो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित न हो, वो क्या होता है कि अचालक या इंसुलेटर या रोधक पदार्थ। उसके बाद में हम बात करें तो दूसरी परिभाषा इसकी होती है दोस्तों, वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, कितनी होगी? नगण्य, यानी कि शून्य, लगभग शून्य हो, वो पदार्थ क्या होते हैं? अचालक। क्लियर है? मुक्त इलेक्ट्रॉन जिनमें नगण्य मात्रा में हो वो क्या होते हैं? अचालक। और मुक्त इलेक्ट्रॉन में इसका क्या भागीदारी है दोस्तों? हमने पहले पढ़ा था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित नहीं होंगे तो उसमें क्या होगा? अचालक पदार्थ। तो अचालक पदार्थों के दो मुख्य गुण होते हैं। पहला तो इनका होता है उच्च प्रतिरोध,
और दूसरा होता है उनका परावैद्युत सामर्थ्य, जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये क्या होता है दोस्तों? परावैद्युत सामर्थ्य या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है वो हम जान लेते हैं। प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध से तो आप सभी समझ गए होंगे कि उच्च प्रतिरोध का मतलब क्या है, जिसका रेजिस्टेंस हाई हो, वो क्या है? अच्छा चालक है। ठीक है, तो इसके लिए एक थम रूल बना हुआ है, थम रूल। ठीक है दोस्तों, थम रूल क्या बोलता है? थम रूल ये बोलता है दोस्तों कि इसका जो प्रतिरोध है 1 मेगा ओम से क्या होना चाहिए? ऊपर। ठीक है, तो 1 मेगा ओम से ऊपर होना चाहिए। ये क्या है इसका थंब रूल, कि उच्च प्रतिरोध यानी कि जो अचालक है उनका प्रतिरोध 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। अब हमें टॉपिक पे जाना है, परावैद्युत सामर्थ्य। यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि कोई भी जो अचालक है उसकी मैक्सिमम जो वोल्टेज सहन सीमा होती है, अधिकतम जो वोल्टेज सहन सीमा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्लियर है? यानी कि अगर मान लो ये कोई अचालक पदार्थ है और इसमें हम दोनों यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करें इस पर, तो इसकी जो है अधिकतम वोल्टेज जो ये सहन कर पाए उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये लिखना नहीं है लेकिन मैंने शॉर्ट में लिखा है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो एक बार इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो परावैद्युत सामर्थ्य क्या होती है दोस्तों? पदार्थों की अधिकतम वोल्टेज सहन सीमा। सहन सीमा क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या परावैद्युत सामर्थ्य। तो दोस्तों कुछ पदार्थों की परावैद्युत सामर्थ्य मैं आपको लिखवा देता हूँ, जिनमें सबसे पहले आता है, चलो पहले ऊपर लिख लीजिए, प्रमुख पदार्थों की परावैद्युत सामर्थ्यता। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले हमें लिखना है, सबसे पहले इसमें हमें लिखना है दोस्तों हवा या शुष्क हवा। तो शुष्क हवा का जो है परावैद्युत सामर्थ्यता दोस्तों कितना होता है? 1 से सॉरी मैंने एक चीज़ बताने आपको भूल गया, चलो यहीं ऐड कर देता हूँ। परावैद्युत सामर्थ्यता क्या होगी? वोल्टेज सहन सीमा, और इससे या इसका जो मात्रक होता है या यूनिट होती है वो क्या होती है? किलो वोल्ट प्रति mm। यानी कि कोई अचालक पदार्थ है, मान लो 1 mm मोटा, तो उस पर कितने किलो वोल्ट अप्लाई की जा सकती है मैक्सिमम, वो उसकी क्या होती है? 1 mm। ठीक है, किलो वोल्ट प्रति, और यहाँ क्या है? किलो वोल्ट में क्या होगी? वोल्टेज। तो 1 mm का जो है, 1 mm मोटाई का अगर कोई अचालक का टुकड़ा है, उस पर अधिकतम कितनी वोल्टेज मतलब अप्लाई करें कि वो ये इस वोल्टेज को आर पार ना जाने दें, तो वो उससे अचालक की क्या होगी? वोल्टेज सहन सीमा, यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसलिए इसको किस में मापा जाता है? किलो वोल्ट प्रति mm में, यानी कि पर mm में कितने किलो वोल्ट ये सहन कर सकता है।
क्लियर है दोस्तों। उसके बाद में हम यहाँ लिखते हैं हवा का। तो हवा का होता है 1 से 3 किलो वोल्ट प्रति mm, यानी कि हवा की यदि 1 से 3 mm मोटी परत है तो वो कितने किलो वोल्ट तक वोल्टेज सहन कर सकती है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा आता है अभ्रक या माइका। माइका का कितना होता है दोस्तों, तो इसका होता है 20 से 60 किलो वोल्ट प्रति mm। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में तीसरा आता है बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या होता है दोस्तों, बेकेलाइट एक बहुलक है, यानी कि एक अचालक पदार्थ है बेकेलाइट भी, जिसका कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है 17 से 21 किलो वोल्ट प्रति mm। ठीक है। उसके बाद में चौथा आता है दोस्तों खनिज तेल। खनिज तेल का कितना होता है दोस्तों 10 से 16 किलो वोल्ट प्रति mm। ठीक है। ये दोस्तों बहुत याद रखने वाली चीज़ है, और ये अभ्रक का आ चुका है अभी तक एग्जाम में। ठीक है। ये आ चुका है NMRC, यानी कि नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में आ चुका है 2016-17 में। ठीक है। एग्ज़ाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो इसलिए इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है। उसके बाद में आता है खनिज तेल हो गया। उसके बाद में आती है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी जिसको क्या बोलते हैं पोर्सेलिन। ठीक है। तो इसका कितना होता है दोस्तों 8 से 12 किलो वोल्ट प्रति mm। क्लियर है ना। ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है दोस्तों कि पर mm मोटाई वाला जो अचालक पदार्थ कोई भी इनमें से, जैसे ये इनकी अलग अलग ली है, तो 1 mm मोटाई मान लो, और कितनी ये वोल्टेज सहन कर सकता है केवी में, तो वो उसकी क्या होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यदि मान लो ये 1.1 केवी पर इसको क्या है विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित हो गई, तो इसकी क्या होगी ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगी 1 किलो वोल्ट प्रति mm। क्यों? क्योंकि 1.1 पे तो ये क्या बन गया अचालक। ठीक है। तो किलो वोल्ट में इसको किलो वोल्ट प्रति mm में इसको क्या है मापा जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके बाद दोस्तों क्या है अर्धचालकों को आगे 3 वर्गों में बांटा गया है। ओह सॉरी अर्धचालक नहीं अचालक। तो अचालकों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है 3 श्रेणियों में। 3 श्रेणियां हैं। पहली है ठोस अर्धचालक, उसके बाद में द्रव अर्धचालक, और तीसरा है गैसीय या गैस अर्धचालक। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, यानी कि अर्धचालक पदार्थ ही है, लेकिन उनकी क्या है जो है अपनी अवस्था क्या है अलग अलग। जैसे कि एक हो गई ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस अवस्था। यानी कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में होते हुए भी क्या है चालक अचालक या अर्धचालक हो सकता है। लेकिन अर्धचालक और चालक लगभग क्या होते हैं ठोस अवस्था में। एक चालक जो तरल अवस्था में मैंने बताया पारा, और उसके बाद में ये आता है ठोस अचालक की हम बात कर रहे हैं। तो अचालक 3 प्रकार में होता है ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस कौन कौन से होते हैं, जैसे लकड़ी हो गई, अभ्रक हो गई, बेकेलाइट, PVC, ये सब क्या है ठोस अर्धचालक अचालक, ठोस अचालक। उसके बाद में द्रव अचालक कौन कौन से होते हैं, जैसे खनिज तेल हो गया, सिंथेटिक ऑयल हो गया, ये क्या होते हैं द्रव अचालक होते हैं। ठीक है। लिक्विड इंसुलेटर। उसके बाद में गैस या अचालक कौन कौन से होते हैं दोस्तों, लगभग सभी गैसें जो क्या है अचालक होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है,
उसके बाद में SF6 जो कि आगे आएगी आपकी, जो मैं बताऊंगा, SF6 हो गई। ठीक है, तो ये दोस्तों गैसें क्या होती है, अचालक। उसके बाद में दोस्तों तीसरा टॉपिक हमारा था क्या, अर्धचालक। क्या था, अर्धचालक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अर्धचालक जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है दोस्तों, अब से पहले हमने पढ़ा था अचालक और चालक। अब आता है तीसरा अर्धचालक, यानी कि दो पढ़े हैं, उसके बीच का गुण जो रखता है उसको क्या बोलते हैं, अर्धचालक। यानी कि चालक व अचालकों के मध्य गुण वाला पदार्थ क्या होता है, अर्धचालक, यानी कि सेमीकंडक्टर। या जिसकी अंतिम कक्षा 4 इलेक्ट्रॉनों युक्त हो, वो क्या होते हैं दोस्तों, अर्धचालक। और बेसिकली 3 मोस्ट जो इम्पोर्टेंट अर्धचालक है उनकी हम बात कर लेते हैं, जो कि है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये क्या है, 3 ज़्यादातर यूज होने वाले क्या हैं, अर्धचालक, जिनमें से भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है जर्मेनियम और सिलिकॉन। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हमारा टॉपिक है सुपरचालक, सुपरचालक। सॉरी। अब इसके बाद में दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक और आता है हमारा, जिसको बोलते हैं क्या, सुपरचालक। दोस्तों सुपरचालक क्या होता है, सुपरचालक कोई अलग से पदार्थ नहीं होता, ना ही अलग से कोई तत्व होता है, लेकिन पदार्थों पे एक कंडीशन अप्लाई की जाती है जिसपे वो क्या होते हैं, जिनका प्रतिरोध उनका उस कंडीशन पे क्या हो जाता है, 0, और उनकी चालकता वो हो जाती है अनंत, और उनकी इनपुट जितनी हम देते हैं उतनी वो आउटपुट में प्रदान करते हैं हमें, तो वो क्या बनते हैं, सुपरचालक। यानी कि वो कंडीशन कब आती है दोस्तों, सुपरचालक सभी पदार्थों को बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन अप्लाई है, तो अत्यधिक निम्न तापमान पर, कुछ पदार्थों का प्रतिरोध 0 व चालकता क्या हो जाती है, अनंत या इन्फिनिट। ठीक है, अनंत हो जाती है, इसको लिख लो अनंत। ठीक है, और ये क्या हो गया, 0। तो इन चालकों को, ये चालक क्या कहलाते हैं, ये चालक फिर क्या कहलाएंगे, सुपर चालक। यानी कि जब इन चालकों का प्रतिरोध 0 हो जाएगा और चालकता अनंत हो जाएगी, तो वो चालक क्या कहलाएगा, सुपर चालक। और ये कंडीशन आती है बहुत ही निम्न तापमान पर। तो कुछ, और इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, खोज इसकी की थी कैमरलिंद ओंस ने। क्या नाम है, कैमरलिंद ओंस कब पड़ती है दोस्तों, सर्दी में। तो इससे आप याद रख सकते हो कि अत्यधिक निम्न तापमान पे, यानी कि लो टेम्परेचर पर। और लो टेम्परेचर कितना होता है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको कुछ पदार्थों के एग्जाम्पल से। यानी कि पारा कब सुपरचालक बनता है, पारा बनता है 268.8 डिग्री सेंटीग्रेड, 268 नहीं, -268 माइनस। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब -4-5 पे क्या है, बर्फ़ जम जाती है। अब सोचो 268 डिग्री कितना होगा। ठीक है, शायद आपने इतना ठंडा कोई पदार्थ देखा भी नहीं होगा, और किसी ने देखा होगा तो याद करना, जो पशु चिकित्सक जो आते हैं ना, उनके पास एक केन होती है जिनमें से है ना ऐसे भाप सी निकलती रहती है ठंडी,
तो उसमें क्या होती है, लिक्विड नाइट्रोजन होती है जो कि 196 माइनस का 196 जो उसका क्या होता है टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे पदार्थ की जिसका नाम है टिन। टिन सुपर चालक कब बनता है दोस्तों? टिन बनता है 200-269.43 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि -269 डिग्री, बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर है दोस्तों ये। उसके बाद में दोस्तों तीसरा पदार्थ हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, जो कि सुपर चालक बनता है -271.9 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो ये हो गए आपके सुपर चालक। सुपर चालक कब बनते हैं? अत्यधिक निम्न तापमान पे बनते हैं। इसकी खोज कैमरलिनोस ने की थी। कब की थी? 1911 में। ठीक है, और 3 मैंने आपको पदार्थ बता दिए। पारा -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड, टिन -269.43 डिग्री सेंटीग्रेड, और एल्यूमिनियम -271.9 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बनते हैं? सुपर चालक। क्लियर है दोस्तों? और आगे की क्लास हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आगे की टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी को सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगर दोस्तों फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलो दोस्तों, धन्यवाद।